सर्वोदया साइंस एंड टेक्नो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम कार्बन और उनके यौगिक या फिर हाइड्रोकार्बन का भाग 1 चालू करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। इस चैप्टर में आपको ये पढ़ना है कि ऐसा क्या हुआ कि कार्बन के यौगिक बारे में अलग से चैप्टर बना दिया गया है, जबकि इतने सारे तत्व हैं उनके यौगिकों के बारे में इतना विशेष या डिटेल में पढ़ाई क्यों नहीं किया जाता है, उसका भी जवाब आपको मिलेगा। शुरुआती दौर में यह सोचा जाता था कि ये जो कार्बन से युक्त पदार्थ हैं वो सजीवों में पाए जाते हैं, लेकिन समय के साथ ये धारणा खत्म हो गई, क्योंकि अकार्बनिक चीजों से भी हम कार्बनिक चीजें प्राप्त करने लग गए या उनका लैब में संश्लेषण होते गया, प्रयोगशाला में संश्लेषण होते गया। चलिए थोड़ा बहुत बेसिक इनका जान लेते हैं। तो कार्बन और उनके यौगिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कार्बन और इनसे बने हुए यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है। प्रारंभ में यह धारणा थी कि कुछ कार्बन युक्त पदार्थ जैसे कि शक्कर है, स्टार्च है, कपूर है, यूरिया है आदि सब सजीवों से ही प्राप्त होते हैं। ठीक है। तो क्या सोचा गया? सजीवों में इनके संश्लेषण के लिए जीवन शक्ति पाई जाती है, मतलब केवल सजीव जो हैं वही इनको बना सकते हैं। ठीक है। सजीवों में इनके संश्लेषण के कारण रसायन की शाखा का क्या नाम रख दिया गया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिर ऑर्गेनिक रसायन, है कि ना? ऑर्गेनिक रसायन इसका नाम रख दिया गया। और जब आप 11वीं कक्षा और 12वीं कक्षा में जाएंगे तो आपके रसायन को 3 भाग में बांटा जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए, परंतु 1828 में जर्मन के एक रसायनज्ञ थे, केमिस्ट थे, जिनका नाम था फ्रेडरिक वोलर। उसने क्या किया? अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम साइनेट से कार्बनिक यौगिक यूरिया, जो कि मूत्र में उपस्थित होता है, यूरिया का निर्माण किया और लैब में बनने वाला यही पहला यौगिक है यूरिया, या पहला कार्बन कंपाउंड है यूरिया। ठीक है। क्या प्रयोगशाला में जब इनका निर्माण किया तो ये दिखाया कि कार्बनिक पदार्थों के निर्माण के लिए जीवन शक्ति की आवश्यकता नहीं है, अर्थात सजीवों से ही कार्बन कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक प्राप्त किया जा सके ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए, ज्ञात पदार्थों में से 96% यौगिक जो है वो कार्बनिक है। कार्बनिक रसायन किसे कहते हैं? रसायन जिसमें कार्बन और उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं, और जो केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बने होते यौगिक हैं उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब इस सवाल का जवाब चाहिए कि ऐसा क्या हुआ कि कार्बन और उनके कंपाउंड को अलग से चैप्टर में पढ़ा गया और इतने डिटेल में इनका अध्ययन किया गया है। देखिए, जितने भी एलिमेंट हैं, तत्व हैं, पदार्थ हैं, वो सब स्थायी होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। इसीलिए वो केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जितने भी धातु हैं, आप अगर परमाणु की संरचना देखें तो यहां पर नाभि होता है और नाभि के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। नाभि में क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, जिसको कक्षा 9 में आपने पढ़ा था। तो नाभि में क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, उनके चारों तरफ कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। यह संरचना होता है परमाणु का, जिसको आज के डेट में हम फॉलो करते हैं। अब क्या होता है कि जितने भी धातु होते हैं उनके आखिरी वाले कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितने अधातु होते हैं उनके आखिरी वाले कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर ये स्टेबल होना चाहे तो स्टेबल होने के लिए क्राइटेरिया है जिसको हम अष्ट सिद्धांत कहते हैं, ऑक्टेव रूल कहते हैं। कोई भी तत्व तब स्टेबल है जब उसके आखिरी वाले कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है। इसमें से हाइड्रोजन अलग है। हाइड्रोजन के आखिरी वाले कक्षा में, मतलब पहला ही कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो क्या हो जाता है? वो स्थायी हो जाता है। अब क्या हुआ? जितने भी धातु हैं जिनके आखिरी वाले कक्षा में 5, 6 या 7, आखिरी वाले कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनको अष्ट पूरा करने के लिए 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो कोई ऐसा तत्व नहीं है जो इनको, या कोई ऐसा परमाणु नहीं है जो इनको 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन दे। तो उससे अच्छे क्या करते हैं?
1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को दान करके ये स्टेबल हो जाते हैं, स्थायी हो जाते हैं। क्योंकि अपने आखिरी वाले सेल को जब ये 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है उसको ये दान कर देता है तो अब ये उसका आखिरी वाला सेल नहीं रहा, आखिरी वाला कक्षा नहीं रहा, उससे पहले वाला इसका आखिरी वाला कक्षा बन चुका है जिसमें पूरे 8 इलेक्ट्रॉन अब है। ठीक है क्या? अब अधातु के बारे में सोचिए। अधातु के आखिरी वाले सेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इनको अपना अष्ट पूरा करने के लिए या तो 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन को दान करना पड़ेगा या दूसरे से 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना पड़ेगा। तो 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन दान करना संभव नहीं है, तो ये 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन धारण करके, ग्रहण करके अपना अष्ट पूरा करके स्थायी हो जाते हैं। इसीलिए आप देखे हैं कि धातु इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता होते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, इसका पूरा खेल है स्थायी के पीछे। दुनिया में हर वस्तु, हर चीज, इंसान सब स्थायी होना चाहते हैं। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? स्थायी होने के लिए। तो एलिमेंट या तत्व या परमाणु या एटम भी स्थायी होना चाहता है और ये स्थायी होते हैं इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से। अगर ये इलेक्ट्रॉन ये पहले से अगर स्थायी होते तो किसी के साथ क्रिया करना नहीं चाहते। क्यों? पहले से स्थायी हैं तो क्रियाशील होंगे ही नहीं। समझ पा रहे हैं क्या? इसलिए जो पहले से जिनका अष्ट पूरा है वो स्थायी होते हैं पहले से, जिन्हें नोबल तत्व कहा जाता है। ठीक है? ये किसी के साथ क्रिया नहीं करते, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? निष्क्रिय तत्व कहा जाता है। इनका अष्ट पहले से पूरा है तो किसी रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेना चाहता ही नहीं है। जबकि जिनका अष्ट पूरा नहीं है वो रासायनिक प्रक्रिया में भाग लेंगे, अपना अष्ट पूरा करेंगे और स्थायी हो जाएंगे। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें सोडियम और क्लोरीन, सोडियम का अगर मैं है ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11। तो पहले वाले सेल में 2, दूसरे वाले में 8, तीसरे वाले में 1। अब क्लोरीन का देखूं, इसका होता है 17, 2, 8, 7। तो सोडियम क्या चाहता है? 1 को मैं क्या कर दूं? दान कर दूं, तो 8 वाला उसका आखिरी वाला कक्षा बन जाएगा और ये स्थायी हो जाएगा। क्लोरीन क्या चाहता है? कोई मुझे 1 दे दे, कोई मुझे 1 दे दे। तो सोडियम ने 1 दिया तो जो दाता होता है उस पर धनात्मक आवेश आता है, और क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो इसमें ऋणात्मक आ गया। ऋणात्मक और धनात्मक एक दूसरे के साथ क्रिया करके एक बंध बनाएंगे जिसे कहते हैं आयनिक बंध, और खाने के नमक का निर्माण हो गया, सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो गया। ठीक है? ये खाने का नमक है। तो इन दोनों, इसके पास धनात्मक है, इसके पास ऋणात्मक है, तो दोनों एक दूसरे को बांधे रखे हुए हैं और एक यौगिक बना लिए हैं जिसको हम NaCl या सोडियम क्लोराइड या फिर खाने का नमक कह रहे हैं। तो ऋणात्मक और धनात्मक के बीच जो आकर्षण बल है वो इनको बांधे रखा हुआ है, और इस आकर्षण बल को हम कहते हैं बंध, बॉन्ड। यानी कि इन दोनों के बीच एक क्या बन गया है? बंध बन गया है, जिसको आयनिक बंध कहते हैं। ये Na और Cl के बीच जो बंध है इसे क्या कहते हैं? आयनिक बंध कहते हैं। आयनिक बंध वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बना हुआ है। एक इलेक्ट्रॉन दाता होगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहणकर्ता होगा। दाता पे धनात्मक और ग्रहणकर्ता पे ऋणात्मक, ऋणात्मक धनात्मक एक दूसरे को खींच लिए और काफी मजबूत आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, जिसको बंध कह रहे हैं, और सही मायने में इसको कह रहे हैं आयनिक बंध। ठीक है क्या? अब आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा कि क्यों कार्बन जो है उनके इतने सारे यौगिक हैं। कार्बन के आखिरी वाले कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के आखिरी वाले कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, कार्बन के आखिरी वाले कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है? तो अपना अष्ट पूरा करने के लिए इसको या तो 4 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा या तो 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। 4 इलेक्ट्रॉन कोई देने वाला नहीं मिलेगा और ना 4 इलेक्ट्रॉन कोई लेने वाला नहीं मिलेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन देना भी संभव नहीं है और 4 इलेक्ट्रॉन लेना भी संभव नहीं है। तब क्या किया जाए? समझ रहे हैं क्या? तब क्या किया जाए? तो ये क्या करता है?
शेयरिंग से बॉन्ड बनाता है। तो ये शेयरिंग से, सहभाजन से या बंटवारे से क्या बनाता है, बंध बनाता है, बॉन्ड बनाता है। देखिए कैसे, अगर इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसने क्या बोला हाइड्रोजन को, मेरे इलेक्ट्रॉन को तू अपना मान ले, मेरे इलेक्ट्रॉन को तू अपना मान ले। शेयरिंग कर रहे हैं, सहभाजन कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं। इसको भी क्या बोला, मेरे इलेक्ट्रॉन को तू अपना मान ले, मेरे इलेक्ट्रॉन को तू अपना मान ले, मेरे इलेक्ट्रॉन को तू अपना मान ले। हाइड्रोजन ने कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपना मान लिया, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये स्थायी हो गया। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हुए, स्थायी हो गया। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हुए, स्थायी हो गया। हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हुए, स्थायी हो गया। तो हाइड्रोजन ने क्या कहा, मेरे भी इलेक्ट्रॉन को तू अपना मान ले। तब क्या हुआ, हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 था, और 1 2 3 4 जो इसको सहभाजन से मिला, तो कुल मिला के यहां पर CH4 का निर्माण हुआ, ऐसे, जिसको आज के डेट में आप मीथेन के नाम से जानते हैं, मीथेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जब सहभाजन से बंध बनता है तो ये जो चारों बंध बने हुए हैं, चारों बंध बने हुए हैं, इन्हें बोला जाता है सहसंयोजी, सहसंयोजी कोवलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी बंध कहा जाता है। अब बात है कि कार्बन जो है उसके कंपाउंड का अलग से चैप्टर क्यों है। अब देखिए ध्यान से, कार्बन का संयोजकता है 4, मतलब 4 इसके पास संयोजकता है, मतलब 4 अलग अलग चीजों से एक ही साथ ये जुड़ सकता है। मान लिया जाए यहाँ पर क्लोरीन आ गया, यहाँ पर ब्रोमीन आ गया, यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पर आयोडीन आ गया। तो पहला कारण तो है कि कार्बन में, पहला कारण तो है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन की संयोजकता 4 है, तो बहुत सारे चीजों से जुड़ सकता है। इसका मतलब बहुत सारे इसके यौगिक बन सकते हैं, पहला कारण। दूसरा कारण, जो इसमें कैटेनेशन का गुण होता है। कैटेनेशन कहने का मतलब है श्रृंखलन। चलिए इसको ध्यान से समझते हैं। कार्बन और उनके यौगिक, कार्बन के पास एक गुण होता है जिसे कहते हैं कैटेनेशन या फिर श्रृंखलन। इसका मतलब होता है कार्बन से कार्बन के जुड़ने की प्रबल प्रवृत्ति। ठीक है, क्या कार्बन का कार्बन से जुड़ने की प्रबल प्रवृत्ति होती है, जिसे क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। और इस श्रृंखलन का कारण क्या है, देखिए, एक तो पहला कारण है कार्बन का संयोजकता, ये होती है 4, मुख्य कारण ये है। दूसरा, कार्बन का आकार, छोटा होता है। छोटा होता है तो क्या हुआ कि अगर इसमें कोई आके जुड़ना चाहे, अलग अलग 4 तत्व आके एटम जुड़ना चाहे, परमाणु जुड़ना चाहे, तो उनके लिए जगह की कमी नहीं होती, क्योंकि खुद कार्बन का साइज जो है वो काफी छोटा है। दूसरा, एक कार्बन दूसरे कार्बन से आसानी जुड़ जाता है, क्योंकि इनको एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरे कार्बन तीसरे कार्बन से, तीसरे कार्बन चौथे कार्बन से, इस तरीके से जुड़ने की प्रवृत्ति होती है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, श्रृंखला कह रहे हैं। कार्बन का कार्बन से जुड़ने की प्रबल प्रवृत्ति होती है, जिसे हम श्रृंखलन कह रहे हैं। उसका एक कारण है आकार, आकार छोटा होता है तो दूसरे के साथ जुड़ेगा तो जगह की कमी नहीं होती है, बड़ा आसानी से ये जुड़ सकता है। और एक और मुख्य कारण है कार्बन कार्बन बंध का प्रबल होना। कार्बन कार्बन जो बंध होता है वो काफी
प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये 3 कारण हैं जिसके वजह से इसमें कौन सी गुण होती है, कैटेनेशन की, श्रृंखलन की, जिसमें इसकी प्रबल प्रवृत्ति होती है कि कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ गए। अब देखिए कार्बन के खुद के पास वैलेंसी 4 है, वो 4 अलग अलग चीजों से भी जुड़ सकता है। कार्बन के पास श्रृंखलन की भी प्रवृत्ति है, इसका मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ने की प्रबल प्रवृत्ति रखता है। तो इतने सारे यौगिक बन जाते हैं कार्बन के। आप देख लीजिए क्या लिखे हैं, ज्ञात पदार्थों में 96% यौगिक जो है वो कार्बनिक है। इसलिए इसको अलग चैप्टर में रखा गया है क्योंकि भारी मात्रा में इनका यौगिक बनता है। तो 2 प्रकार के बंध देखे आप, एक तो है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनने वाले बंध को आयनिक बंध कहते हैं, जो कि ये प्रबल बंध है। किसके तुलना में, सहसंयोजी बंध के तुलना में ये जो आयनिक बंध है वो क्या है, काफी प्रबल है। इसको देखिए, जब इलेक्ट्रॉन का सहभाजन होता है या इलेक्ट्रॉन के सहभाजन से बने हुए बंध को क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध। और कार्बन और उनके जितने भी यौगिक हैं उन सब में सहसंयोजी बंध होता है, जो कि आयनिक बंध के मुकाबले में दुर्बल होता है। इसलिए आप देखे होंगे, अब देखिए ध्यान से और सोचिए कि आयनिक बंध बनने के लिए एक धातु होना चाहिए, एक अधातु होना चाहिए। क्यों? धातु होंगे इलेक्ट्रॉन देने वाले, दाता, और अधातु होंगे इलेक्ट्रॉन लेने वाले, मतलब ग्रहणकर्ता। तो एक धातु और एक अधातु के बीच ही आयनिक बंध बन सकता है, जबकि जो सहसंयोजी बंध बनता है वो दोनों अधातुओं के बीच ही बनता है। ठीक है, सहसंयोजी बंध दोनों अधातुओं के बीच बनता है। जैसे कि हम बोले कि आयनिक बंध काफी प्रबल होता है, तो ये मुख्यतः ठोस ज्यादा से ज्यादा कुछ एक द्रव में पाया जाएगा, क्योंकि ये काफी प्रबल है, तो ये अपना आकार मेंटेन कर पाते हैं। अब जितने भी सहसंयोजी बंध हैं, बंध से बने हुए हैं, यानी कि कार्बन और उनके यौगिक है, कुछ एक द्रव होंगे और मोस्ट केस में क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा। तो द्रव और गैस में ये होगा क्योंकि ये वीक होता है, कमजोर होता है, तो इनके बंध कमजोर होते हैं, तो ये अपना आकार मेंटेन करने की प्रवृत्ति नहीं रखते हैं। जबकि जितने भी आयनिक बंध से बने हुए हैं, ठीक है, इनको आयनिक यौगिक कहा जाएगा। ये बंध जो है प्रबल होता है, जिसके वजह से ये काफी, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, इनका जो गलनांक है, क्वथनांक है, वो काफी ज्यादा होगा, इनका गलनांक क्वथनांक काफी कम होगा। तो आयनिक यौगिक और सहसंयोजी जो यौगिक है, इनमें अंतर हम आगे देखेंगे। अभी के लिए अब देख सकते हैं कि आपको एक बेसिक मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है क्या? तो यहां से शुरुआत हुआ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। उम्मीद करता हूं कि आज का कक्षा आपको ठीक ठाक समझ में आया होगा, जिसमें बेसिक सब बता दिया गया है कि क्यों कार्बन के इतने कंपाउंड बने, शुरुआत कहां से हुआ, पहले धारणा क्या थी, अब क्या है, और क्यों इतने सारे कंपाउंड बने। ठीक है, ये सब खेल है कैटेनेशन का, यानी कि श्रृंखलन का, और श्रृंखलन की वजह ये है। उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बहुत जल्द ही हम इसके भाग 2 में मिलते हैं, जिसमें हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए।